दिस इज द फाउंडेशन ईयर। क्लास 10th को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ईयर। ये आपका फाउंडेशन ईयर का मतलब ये है कि व्हेन यू आर appearing in class 10, so definitely you are going to face the board examination for the first time, और along with that आप अपना करियर भी आगे चूज करोगे कि आपको आगे जाके कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। तो सीनियर क्लास स्टडीज 11th 12th जो सीनियर क्लास होती है उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो ये भी आप चूज कर रहे होगे। तो एक तो होता है कि आपका मन है ये सब्जेक्ट लेने का, दूसरा ये है कि जिस सब्जेक्ट को आपको लेना है क्या आपने इसमें फाउंडेशन का वर्कआउट किया। क्योंकि क्लास 10th में बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, जो 11th 12th को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, ब्रिज करता है। तो अगर इसका हमें नॉलेज अच्छे से हो, अगर फाउंडेशन लेवल पे हम इसमें प्रिपेयर्ड है, तो डेफिनेटली 11th 12th की जर्नी हमारी जो होती है वो कंपेरेटिवली ईजी हो जाती है, ठीक है, बाकी लोगों से। सेकेंडली, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्जाम कराती है NTSC का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो नवंबर में होगा आपका। क्लास 10th का सिलेबस इतना छोटा है कि अगर हम लोग ढंग से पढ़े तो 3 महीने में आपका क्लास 10th का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए एग्जाम नवंबर में करवाया जाता है। तो NTSC का एग्जाम जो होगा उसका जो लेवल 1 होगा, यूपी के लेवल पर होगा, पेपर दोगे तो उसका 2 पार्ट होता है, मैथ का और सैट का। सैट के पार्ट में आपसे साइंस, मैथ्स और SST ही पूछा जाएगा, साइंस मैथ्स और SST ही पूछा जाएगा, राइट। सो अभी ये समझना है कि साइंस मैथ्स और SST जो हमें पूछा जा रहा है क्या वो लेवल हमारे स्किल लेवल से मैच करता है, या हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ तो मेंटल एबिलिटी चलो एक अलग ही सब्जेक्ट है, ये 2 आवर्स का टेस्ट होगा और ये 2 आवर्स का टेस्ट होगा, ठीक है। दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन की आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, राइट। अगर आप इसका लेवल 1 क्लियर करते हैं तो फिर आप दोनों जाओगे नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल में यू विल बी कंपीटिंग ऑल अमंग द स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट। तो इसीलिए क्लास 10th की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं क्लास 10th के मैथ्स में पढ़ते क्या। तो ये क्लास 10th के मैथ्स का आपका कंप्लीट सिलेबस होता है, राइट। पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर, जो अलजेब्रा का पार्ट है। पॉलिनोमियल, ये भी अलजेब्रा का पार्ट, ये अलजेब्रा का पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा का पार्ट है, राइट। अलजेब्रा को मैथ्स में वैसे भी सबसे टफेस्ट माना जाता है, चाहे 10th में हो चाहे आप 11th में हो, ठीक है। अलजेब्रा को हम लोग टफ मानते हैं क्योंकि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत क्रिएट की जा सकती है, right? तो डेफिनेटली इस इन चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके NTSC एग्जामिनेशन वगैरह में आते हैं वो भी आपके एज कंपेयर टू स्कूल एग्जामिनेशन टफ होते हैं। और 10th से 11th में जब आप जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको डायरेक्ट 11th में दोबारा पढ़ना है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको डायरेक्ट 11th में दोबारा पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो आप 10th में पढ़ रहे हो वही रहता है, थोड़ी चीजें एडिशनली ऐड होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसका बहुत यूज यूज होता है क्लास 11th मैथमेटिक्स में, राइट। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर हमने देखा है बच्चे क्लास 11th में आ जाते हैं, PCM ले लेते हैं, बट वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को भी सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा आपको क्लास 11th में दोबारा पढ़ना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 11th में दोबारा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन है, मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो अगेन आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चैप्टर्स लिखे हुए देख रहे हो ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें आपका इन चैप्टर्स को लेकर के फाउंडेशन प्रोग्राम बनता है। इसका मतलब इन चैप्टर क्वेश्चंस का लेवल बहुत वेरिएबल हो सकता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर्स लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा कि ये चैप्टर्स आपको बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है। अगर ये चैप्टर आपको डिटेल में प्रिपेयर हो गए, बिलीव मी क्लास 11th की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि क्लास 11th में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो चैप्टर है, ठीक है, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स भाषा में मेंसुरेशन बोलते हैं, तो ये
आपका 10th क्लास का, सॉरी 9th क्लास का एक्सटेंशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगेन भी मेंसुरेशन का पार्ट है। और ये जो दो चैप्टर हैं आपके, ये ज्योमेट्री में आते हैं, सिमिलर ट्रायंगल एंड सर्कल। एनसीईआरटी कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रखी है तो वही लेवल के क्वेश्चन एनटीएससी में भी आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम पर अच्छे से कर लेते हैं, वही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। 1 क्लास की चीज होती है, एक क्लास में खत्म हो जाता है चैप्टर। स्टैट्स अगेन लास्ट की चीज है, एक क्लास में खत्म होने वाली चीज है। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो राइट हैंड साइड में जो चैप्टर्स लिखे दिख रहे हैं, इसमें हमें बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी चैप्टर हैं, इसमें बहुत जोर लगाने की जरूरत है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के चैप्टर जो हैं, यही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th को कनेक्ट करेंगे। और जो हम लोग फाउंडेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, उस फाउंडेशन प्रोग्राम में चीजें काम। तो चलो हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं आज, ठीक है। आज बहुत ज्यादा हमें पढ़ना नहीं, ठीक है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप चाहे इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये हम लोग हर स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि एनटीएससी के एग्जाम में अपीयर जरूर है। क्या हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट ईयर से लॉन्च होने वाली है। आपके टाइम पे 11th का सबसे ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है, ठीक है। ड्रामेटिकली भी और ड्रास्टिकली। ड्रामेटिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए ऑप्शन गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है जो एक्सपेरिमेंटल होंगे, हमें भी नहीं पता इसका रिजल्ट क्या है, राइट। एंड ड्रास्टिकली इसलिए क्योंकि 10th से 11th का चेंज वैसे ही बहुत बड़ा चेंज है, राइट। 10th से 11th का जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है। 11th में जाकर के चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करो, ठीक है, आपका सिलेबस जो होता है एज कंपेयर टू 9th 10th आपका 10 टाइम्स बढ़ जाता है, राइट। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनटी एग्जाम देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एनटीएससी का एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कंपटीशन का। और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है कि 12th के बाद कंपटीशन कंपलसरी करने जा रहे हैं। एनईपी में ये एक प्रपोजल है कि 12th के बाद जो भी कंपटीशन होंगे वो कंपलसरी होंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें एक बार कंपटीशन में अपियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो भी करना पड़ेगा, अगर आपको सीए बनना है तो भी करना पड़ेगा। मेडिकल के लिए तो कंपलसरी था ही। और एग्जामिनेशन भी अब आपको पता है कि अब ये 4 बार, जैसे कि इंजीनियरिंग का 4 बार हो रहा है, अगले साल से मेडिकल का भी प्रपोजल है कि 2 बार मेडिकल का एग्जाम हो गया, एंट्रेंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि 10th क्लास का जो सिलेबस है ना, वो बहुत हाईली कनेक्ट करता है आगे की चीजें। सेम यही चीज साइंस में भी है। जब मैं फिजिक्स आपको कराऊंगा तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा, जो केमिस्ट्री की फैकल्टीज है आपको ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो एनटीएससी की प्रिपरेशन जरूर करो आप, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं तो सीबीएसई का तो हम लोग आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बोर्ड लेवल हम लोग एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक फाउंडेशन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि 10th क्लास का अगर परसेंटेज है, अगर आप ऑलरेडी अच्छे हैं पढ़ने में, तो 10th क्लास का परसेंटेज आपका अच्छा आएगा ही आएगा, 90+ आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सिलेबस इतना कम है कि आप 4 से 5 बार साल में बड़े आराम से रिवाइज कर लो, इसमें मेरी बात तो परसेंटेज कम नहीं है। बट कई बार हमने ये देखा है कि बच्चे 10th के बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के 11th में आए हैं, उसके बावजूद फंडामेंटल चीजें उनको बिल्कुल नहीं पता, और उसके कारण 11th में उनकी परेशानी डबल हो जाती है। तो 90% का बच्चा जो होता है वो ऑटोमेटिकली 70s में आता है 11th में। तो इसलिए आपको हम फाउंडेशन मटेरियल देंगे। फाउंडेशन मटेरियल का मतलब ये होता है कि जिसमें हम आपको एडिशनल चीजें, राइट। और ये जो सेशंस ऑनलाइन के हैं, ये ऑनलाइन के सेशंस आपके सेशंस ऑनलाइन के हो रहे हैं, बट बिलीव में कि हम लोग इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक ऑफलाइन वाली फील दे सकें। मतलब जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो इतने मजेदार होंगे इसमें कि जिसमें आपको बहुत मजा आएगा साल में, और रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ये गारंटी, राइट। तो चलो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का एक जनरल चीज, ठीक है। आपका पहला चैप्टर मैंने आपको क्या बताया था कि आपका रियल नंबर है, और दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। रियल नंबर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग करेंगे खोजने के बाद। मेन जो आपका मैथ्स का ये पॉलिनोमियल है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे 10th का हम लोग इसको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं।
अगर ये दो चैप्टर क्लियर हो गए ना, बिलीव मी 11th में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और 10th में भी क्वेश्चन की सबसे ज्यादा रेंज इन्हीं से बनती है। तो पॉलिनोमियल की हम लोग बात करते हैं। पॉलिनोमियल का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या, ठीक है, पहले हम ये समझ। तो एक चीज पॉलिनोमियल से भी पहले मेरे को ये बताओ कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हो, ठीक है, और इन दोनों की क्वांटिटीज इक्वल है। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, यानी कि अगर मैं लिखूं x+3 इज इक्वल टू 2x+4, तो ये एक इक्वेशन होगा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल किस जगह पे इक्वल है। राइट, ये x7 से पढ़ते आ रहे हो, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और पॉलिनोमियल क्या बोलता है, पॉलिनोमियल बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, ये p ऑफ x जो लिखा हुआ है, ये p ऑफ x एक्चुअली y है। y is equal to a n x की पावर n, a n minus 1 x की पावर n minus 1, a n minus 2 x की पावर n 2, a2 x square, a1 x, a0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ अदर वेरिएबल। राइट, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, a n x की पावर n, a n minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस a n minus 2 x की पावर n minus 2 अप टू a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये है कि ये डिसाइड करेगा, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ये खुद ले सकता है। कैसे, अभी मैं आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है वो राइट हैंड साइड पे डिपेंड कर रही है, यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। राइट, तो अब x के सामने x की जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ x या डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, 9th में डेफिनेटली आप इसे पढ़ के आए हो। x की जो मैक्सिमम पावर होगी, इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इस x की पावर के साथ ही जो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे a n माइनस 1, ठीक है, a1 a0, ये सब जो है ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट मतलब इनकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी 2 3 4 5 इस तरीके से। तो जो x की पावर में ये चीजें हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। राइट, और ये जो कांस्टेंट्स हैं, इसको पॉलिनोमियल के टर्म में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। किसके कोफिशिएंट हैं? अगर मैं बोलूं x की पावर n का क्या कोफिशिएंट है, तो आप बताओगे सर an। अगर मैं बोलूं x की पावर n माइनस 1 का क्या कोफिशिएंट है, तो आप बताओगे an माइनस 1। x की पावर n माइनस 2 का क्या कोफिशिएंट है, तो an 2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू होगी 2 3 4 5। राइट, है ना, ये हमको डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको रश बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये फंडामेंटली फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको छूटते ही ये समझ में आता है कि अच्छा, जीरो जो होंगे ना, नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, ये चीजें ना पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं करेक्ट है, मैं धीरे धीरे आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन।
अब हम लोग आते हैं कि अगर पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करेगा। चैट बॉक्स में फटाफट बताओ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करेगा। डिग्री पे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म भी जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कम ज्यादा हो सकते हैं कई बार। ठीक है, स्पेशल कंडीशन पे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। ऐसा पॉइंट नोट करते जाना, अच्छे से आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अच्छे से अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। राइट, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन के लिए आगे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से करेंगे। सबसे पहला टाइप होता है मोनोनॉमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये p ऑफ x लिखने का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, इसको ऐसा पढ़ते हैं, p ऑफ x को पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये p ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया मोनोनॉमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मोनोनॉमियल। अगर आपको 11th क्लास में पीसीएम या मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स विद मैथ्स या पीसीएम लेना है, या आपको मैथ्स अच्छा करना है, तो अभी मैं आपको जो क्लासेस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली, कोई भी किताब आप छान के देखो। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग क्लास 11 12 फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, एडवांस लेवल, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ना आईआईटी के भी क्वेश्चंस या नॉर्मल बोर्ड के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन किस तरीके से आईआईटी में घुमा के पूछ लिया जाता है कई बार, मैं सब आपको सिखाऊंगा। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि अभी जो आप ये पढ़ रहे हो इसका नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि ये नोट्स बहुत काम आएंगे आप। ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं एंड विदाउट पेन एंड पेपर और स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, जूम पे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है, बाकी जगह पे वो भी नहीं। राइट, तो वो आपको गड़बड़ करेगा। तो अभी आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मोनोनोमियल में सबसे पहले आपको ये समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी ए और बी तो हमारा क्या है, ए और बी तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही चीज ध्यान रखनी है कि पावर ऑफ बोथ वेरिएबल विल बी 1। ठीक है, बोथ वेरिएबल विल बी 1। राइट, पावर ऑफ बोथ वेरिएबल विल बी 1। अब मान लो अगर b की वैल्यू मेरी 0 है तो y वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली ए एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल सा ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ना 2x प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसे आप एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप, ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है कि हम पहले एक्स रखेंगे वाई रखेंगे, पहले हमने एक्स की वैल्यू रखी है ना। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप मुझे इस जगह से ये बता सकते हो, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की कितनी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर सकती है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, 9th क्लास में पढ़ा होगा, x की कितनी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर सकती है, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। एक्स, मैंने ये पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज, अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एक्स की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। राइट, एक्स की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। देखो जब एक ही इक्वेशन है आप पास और ये दोनों लीनियर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज विच कैन सेटिस्फाई
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, नोट करते जाना इसको, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत काम आएंगे आगे। 11th 12th में कैसे कनेक्ट हो जाती हैं छोटी छोटी चीजें। तो अब देखो मेरे को कुछ वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना है, तो मेरे को 3-4 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं एक्स वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ, तो वाई की वैल्यू, एक्स को मैंने 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रख के देखो यहाँ पे 1 है ना, 2 इंटू 0 0 1। एक्स की वैल्यू को मैंने पुट किया है ना, तो वाई की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 3। एक्स की वैल्यू को मैंने 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, राइट। तो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करी और उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। ठीक है, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है ना, ये तो ग्राफ आपको ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं अलग से आपको बना के बता देता हूँ। जब एक्स की वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो वाई की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है। जब एक्स की वैल्यू आप 1 दिख रहे हो, वाई की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मिल रहा है। जब एक्स की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो वाई की वैल्यू आपको 5 मिल रही है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट मिल रहा है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये लिखते जाना प्लीज, इसको नोट करते जाना। कई बार हम लोग क्लास 11 में बच्चों से पूछते हैं आखिर कि अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमारी शक्ल देख रहे होते हैं, तो पता नहीं हमने ऐसा कौन सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंप्लीट इक्वेशन पूछ लिया उनसे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पॉलिनोमियल, राइट। इक्वेशन सॉल्व करना तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन सिखाएंगे ही हम लोग यहाँ पे, पूरी एनसीईआरटी पूरी एग्जाम्पलर। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन हम लोग करेंगे हर चैप्टर में। हमारा टारगेट होगा कम से कम हम लोग 100 to 200 क्वेश्चन करें। ठीक है, और अलग अलग वैरायटी के होंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। जिन चैप्टर में लेवल 3 तक पॉसिबल है लेवल 3 ले जाएंगे, जैसे कि ये सब चैप्टर है, इसमें लेवल 3 तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। और जैसे मैंने जो राइट हैंड साइड में जो चैप्टर है वहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 हम लोग करें। ठीक है, राइट। बोर्ड में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80/80 की, ये गारंटी है। अगर हमारे पास पढ़ रहे हो तो बोर्ड 80/80 मैथ्स की मैं हमेशा गारंटी देता हूँ, ये आ ही जाएंगे, विकल्पना तो हम लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया, राइट, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें, ठीक है, लीनियर होमियल को थोड़ा और एनालाइज करें, हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू 2x+1। अब अगर मान लो मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूं, y की वैल्यू को मैं 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूं तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1/2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2। तो देखो आप एक्स की वैल्यू -1/2 यहाँ कहीं आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन चला गया, राइट। तो ये द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y is 0 is known as zero of polynomial, is known as zero of polynomial, राइट। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, ठीक है, चाहे वो मोनोनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कहां पे आपको मिलता है, जहां पे y की वैल्यू 0। यानी हम लोग इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा अलग भाषा में ये भी बोला जाता है कि जीरो इज अ वैल्यू वेयर फंक्शन वैल्यू इज 0। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा लिखते हैं ना y इज इक्वल टू 2x+1, तो इसको हम लोग लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज इन रिलेशन विद x। ठीक है, तभी तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखा रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं इसको कि 0 अगर आ गया तो हम बोल देते हैं कि आपका वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी जहाँ पे वैल्यू 0 हुई वो उस फंक्शन का 0 हो गया या रूट हो गया। रूट और 0 में थोड़ा डिफरेंस है, वो बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो उस फंक्शन का 0 हो गया या रूट हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल के रूट क्या होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कितना होगा,
1, ठीक है, एक ही जीरो पॉसिबल है क्योंकि एक ही जगह ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। इसके आगे ये कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है, पीछे कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करेगा, ठीक है सर। कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर आप कभी भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहे हो तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, राइट, इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के ना पॉलिनोमियल को देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, चार तरीके के ग्राफ बने, राइट। तो देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ना, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। और इसका जीरो हमेशा कहाँ पे हो जाएगा, y की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो होगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो जीरो हमेशा कहाँ मिलेगा, माइनस बी बाई ए पे, राइट। जीरो हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, माइनस बी बाई ए पे, ठीक है, इसको प्लीज नोट करते जाना। और ये जो पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट आपका होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू जीरो है, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, तो अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, b के बराबर मिलेगा, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, राइट। लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में खाली उन्होंने पॉलिनोमियल का एक लेकर के डायरेक्टली ग्राफ पूछ लिया था, 1 मार्क क्वेश्चन में, चार ऑप्शन में चार ग्राफ दिए हुए थे, एक ग्राफ पे आपको टिक करना था। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद हो ना तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 10 सेकंड लगेंगे, देखो टिकना, ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए, और इसको जितने बार भी रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी हो गया तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा, बस ये y नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो जीरो ऑफ इक्वेशन कहाँ शिफ्ट हो गया, y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू बी बाई ए, तो ये वैल्यू हो गई आपकी बी बाई ए, और ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस बी, ठीक है, जीरो जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अगर आप y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको देखो, इसको अगर आप करोगे, ठीक है, इसका जीरो निकालना है, y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स कितना आ जाएगा आपका, बी बाई, तो ये बी बाई ए ही होगा, ठीक है, और ये आपका b के बराबर हो जाएगा, राइट। और अगर आपकी वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, तो ये जीरो जो होगा वो माइनस बी बाई ए पे आ जाएगा, और ये वैल्यू माइनस बी हो जाएगी। ग्राफ आपको लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया, तो लीनियर पॉलिनोमियल किस किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब पॉइंट्स नोट करते जाना, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये पॉइंट्स नोट करना जरूरी है। अदरवाइज होता क्या है ना कि मैथ्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है, मतलब बच्चों को भी वो टीचर अच्छे लगते हैं कि जो आपको ना फटाफट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं, हमको सारे सॉल्यूशन मिले, वो सारे सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारा सॉल्यूशन रट गया, प्रोसेस सारा रट गया, हमें क्वेश्चन पूरा रटा है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करते हैं, क्यों ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वो हमें नहीं पता, राइट, वो हमें पता ही नहीं, वो किसी ने बताया ही नहीं कभी। एनसीईआरटी 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, आर डी शर्मा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इतना ही इस तरीके से सॉल्व होता है, तो वो हमें प्रोसेस रट जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस का मत है, वो सीखना जरूरी है। अगर वो सीखना में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो धीरे धीरे में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनाने की स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, राइट। तभी मैंने आपको एक ग्राफ बताया, लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी
a factor of higher polynomials. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा हायर पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा ही होगा, राइट, ये मस्ट है। ठीक है, ये मस्ट है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें जिससे शॉर्टकट में आपको आगे आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये जो मैं थ्योरी बना रहा हूँ इससे मैं टफ क्वेश्चन पे शॉर्टकट दिखाऊंगा आपको एक दो क्लास के बाद, आपको और बहुत मजा आएगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन बोल रहा हूं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तीन लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर टू लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, राइट। इसी तरीके से आप इसको नोट करते जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, अभी तक कहानी समझ में आ रही, जो हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, जस्ट रेज योर हैंड कि हाँ अभी तुम जो मैंने बोला वो कुछ दिमाग में घुस रहा है, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ तो दो, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रही चीजें। सारे लोग फटाफट। नहीं समझ में आ रहा चैट बॉक्स में पूछते जाओ कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक्नॉलेज नहीं करोगे क्लास में, कुछ पूछोगे तो नहीं समझ, फिर समझ में पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा हमारे लिए। चलो आप किसी ने हमको फोन करके बोला था कि यार फ्री क्लास है तो पीछे से लगनी है, चलो हम कर लेते हैं, तो उसमें फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आपको बन करके आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस, राइट। यस, मोनोनोमियल एंड द लीनियर पॉलिनोमियल आर द सेम थिंग। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा मैंने बताया कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज में कहीं कहीं पे माइन्यूटली डिफरेंस है, जैसे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का यूज कब करते हैं, कहाँ बोलते हैं, ये सब धीरे धीरे सीखेंगे। वैसे मोनोनोमियल और लीनियर में भी थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, वो थोड़ा आगे देखेंगे, एक बार जब जीरोस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आपको ये दे दे जाए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल, राइट। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या एग्जांपल ले लिया कि ये हमारा क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 3 हो गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस 3 हो गया, और x माइनस 3 दोनों से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो गया। इसको हमने 0 से इक्वेट किया। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब जब आप इसे 0 से इक्वेट कर रहे हो, इसका मतलब आप किसकी वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, y की। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये y की वैल्यू 0 हो गई, कहाँ कहाँ पे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, मतलब ये 2 ये 3। ठीक है, और इसको डिटेल में अगर हम बना लें तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या होता है पैराबोला, इसको डिटेल में नहीं जाना, सब 11th क्लास की चीजें, जस्ट आपको ध्यान नाम याद रखना।
कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा पैराबोला बनेगा। क्यों पैराबोला बनेगा? क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लो आप लिखते हो y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये दो लीनियर पॉलिनोमियल का, दो मोनोनोमियल का कॉम्बिनेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो लीनियर पॉलिनोमियल का कॉम्बिनेशन है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। कंपटीशन लेवल पे ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो दो लीनियर पॉलिनोमियल आपका कॉम्बिनेशन है, राइट? ये आपको ध्यान रखना। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अच्छा अब कई बार ये होता है कि अच्छा सर हमेशा 2 जीरो हमें मिलेंगे इसमें, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं? नहीं। ठीक है, जैसा हमें स्कूलों में कई बार सिखा दिया जाता है कि यार नंबर ऑफ जीरोस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप हमेशा देखना, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो इज इक्वल टू 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 2 या 2 से कम हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो जो है 2 या 2 से कम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल है। अब इसे अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे x माइनस 1, तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 और x माइनस 1। अब कई बार स्कूल वाले कैसा लिखवा देते हैं कि अरे बेटा ये तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 दो बार लिख दो, बस ये दो रूट हो गए। और ऐसा कैसे होगा? नंबर लाइन प्लॉट करोगे, जब नंबर लाइन में आप प्लॉट करोगे तो x इक्वल टू 1 तो एक ही जगह प्लॉट करोगे ना भाई। तो इसका मतलब क्या है? वो जो ग्राफ आपका बन रहा है वो इस जगह पे सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। ठीक है, इस जगह पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, राइट? ये जो ग्राफ आपका बन रहा है वो इस जगह पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। तो यहां पर आपका एक ही जीरो पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू 1 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है, दैट इज एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो दो जीरोज होते हैं, ठीक है, ये जो दो जीरोज होते हैं ये क्या होता है आपका? इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं यूजुअल जनरल लैंग्वेज में? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। एक जीरो आपका अल्फा हो गया, एक जीरो आपका क्या हो गया? बीटा हो गया। ठीक है, एक हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक जीरो को बीटा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा जनरल नोटेशन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस होंगे? दो होंगे। क्या कौन से होंगे? अल्फा बीटा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? दो जगह कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? दो जगह कट करेगा। राइट, समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है? जरा फटाफट से हैंड रेज करके बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है? हैंड रेज करके बताओ फटाफट। अभी हम लोग इसके डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे, काफी एकदम बेसिक लेवल से, एकदम एनसीईआरटी लेवल से शुरू करेंगे इसे क्वेश्चन। ठीक है, आज हो पाया तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से, राइट? तो हमने क्या बातें सीखी यहाँ पे? दो तीन बातें क्या सीखी कि भाई पॉलिनोमियल को हम लोग, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो है हम किस पे डिफाइन कर सकते हैं? डिग्री पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर डिग्री 1 हुआ तो लीनियर, अगर डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 हुआ, अच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक एक बढ़ाते जाओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब मैं इसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लिख रहा हूं तो ये है क्विक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
और जैसे ही मैंने इस y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेट कर रहे हैं ना किसी वैल्यू के साथ, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में अगर मुझे इसके जीरोस निकालने, जीरोस का मतलब क्या है कि मुझे वो वैल्यू निकालनी है x की जिसके लिए y 0। तो आपको पता है, ठीक है, अब कभी भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे चले गए या हायर डिग्री पॉलिनोमियल पे जाएंगे, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखें कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रैंडमली पुट करके देखेंगे कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेट होगा 0 से। अब रैंडमली का मतलब हम चूज कैसे करेंगे कि रैंडम नंबर क्या होना चाहिए, तो देखो मैं आपको इसका बता रहा हूँ। d बाई ए, d क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, इनके फैक्टर जो आएंगे प्लस माइनस में भी इसके जीरोस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, 11 12 हर जगह आपको काम आएगा। कैसे देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कि जो कांस्टेंट टर्म है d डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, इसके जो फैक्टर्स होंगे दैट विल बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे इस करंट केस में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, -6 डिवाइडेड बाय क्या है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, 1। तो -6/1 के जो फैक्टर्स होंगे, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3। तो ये +-1 +-2 +-3 ही इसके जीरोस होंगे। तो एक बार चेक करते हैं, लेट अस पुट, ठीक है, लेट x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं क्या होगा। 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 -6 + 11 -6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू 0 है कि नहीं हमको चेक करना है। तो क्या हो गया, ये 11 + 1 12 और 6 और 6 12, मतलब ये 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये 0 आ गया तो x इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो x इज इक्वल टू 1 मेरा 0 हो गया। इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ 0, देन x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर। ये तो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना। अगर x इज इक्वल टू 1 मेरा 0 हो गया तो x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं, एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x माइनस 6। अब यहाँ पे हम लोग x² लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब होगा, लॉन्ग डिवीजन आई होप सबको आता होगा, -x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये, इसको आप सब काम करते हैं, इसको कंफ्यूज ना हो तो मैं समझ कंफ्यूज ना। तो कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना आ गया आपका -5x² प्लस 11x। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब -5x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5x²। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस माइनस 10, लास्ट आपका क्या बच जाएगा, 11 - 5 6x माइनस 6। तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6x माइनस 6। तो इसको आप करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, 0 नो रिमाइंडर। इसका मतलब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा आ गया, ठीक है, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और बाकी क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको फर्दर जब आप फैक्टराइज करोगे x माइनस 1, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 3। तो मैंने क्या बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लीनियर पॉलिनोमियल और दिस इज इक्वल टू 0। अभी तो हमने खाली इसको फैक्टराइज किया है ना, दिस इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू मेरे को कहाँ मिल गई, 1 2 3। यानी जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना। एक्स एक्सिस को ये 3 जगह कट करेगा, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ, राइट। एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा, तो जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं हमारा ग्राफ, ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर्व कैसा दिखेगा, ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह कट करेगा, राइट। वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह कट करेगा। अगर मान लो मैंने एक छोटा सा ऐसा बना दिया क्वेश्चन, देखो
ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता मोनोनोमियल है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 है, पावर 5, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है ऐसा कुछ ग्राफ है। तो क्या आप बता सकते हो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जो मैंने स्क्रीन पे अभी बनाया? तो बताओ मुझे फटाफट, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बिल्कुल सही, 1, क्योंकि हमें देखना है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, वाई को ये 50 जगह कट करे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाई को जहां कट कर रहा है वहां एक्स जीरो है, तो उस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ये नहीं पता करना कि किस एक्स जीरो के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी ना। जीरोस किसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल आपका जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस और रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। इसके ऊपर एक कहानी भी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा आपको, कि क्यों रूट्स ऐसे ही निकाला जाता है, राइट। इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको डिटेल, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैंने ये बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल आपका कैसा दिखेगा और कैसा बनेगा, राइट। तो आज हम लोगों ने जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, क्योंकि आज जस्ट फर्स्ट क्लास है,